जब आपके खिलाफ दाखिल किया गया केस कोर्ट द्वारा क्वैश कर दिया जाता है तो आपको लगता है कि जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। जैसे ही केस अगली कोर्ट में जाता है तो वह कोर्ट उस क्वेश्चन को ही क्वैश कर देती है, तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया है। तभी फिर आपको अगली चौंकाने वाली खबर मिलती है कि कोर्ट को सारा मामला इतना गैर कानूनी लगा था कि न केवल क्वेश्चन को क्वैश कर दिया गया है बल्कि इस मामले में पूरा कानून बदल दिया गया है और अब आने वाले केसेस में नया कानून लागू होगा। अब यह संभव नहीं होगा कि आरोपी सीधा सा कह दे कि साहब मैं तो चेक देने के वक्त डायरेक्टर नहीं था और अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। यह केस मेघालय की राजधानी शिलांग में हुआ था। वहां 11/7/2015 को रेस्पोंडेंट 3 ने अपलेंट से उनकी एक प्रॉपर्टी 1,45,152 रुपये प्रति माह के किराए पर ली थी। इसकी एवज में रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने अपलेंट्स को 1,45,152 की राशि वाले 22 चेक्स दिए थे। लेकिन जब इन चेक्स को बैंक में पेश किया गया तो ये चेक्स इनसफिशिएंट फंड्स के कारण बैंक द्वारा डिसऑनर कर दिए गए। वैसे तो ये कई सारे चेक्स का मामला था, लेकिन हम यहाँ बात को सरल रखने के लिए केवल एक ही चेक पर विचार कर लेते हैं। इनमें से चेक नंबर 001422 जो HDFC बैंक काला पहाड़ गुवाहाटी ब्रांच का था, वह 22/8/2019 को रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने अपलेंट्स को दिया था। यह उस प्रॉपर्टी के मासिक किराए के एवज में था। चेक को बैंक में पेश किए जाने पर बैंक ने उसे फंड्स इनसफिशिएंट के आधार पर लौटा दिया था, यानी कि अनादरित कर दिया था, अंग्रेजी में कहें तो डिसऑनर कर दिया था। इसकी बाबत अपलेंट्स ने अपने वकील साहब की मार्फत एक लीगल नोटिस 9/12/2019 के दिन रेस्पोंडेंट नंबर 3 को जारी करवा दिया कि आप इस चेक की रकम अदा करें वरना कानूनी कार्रवाई को भुगतें और खर्चा भी दें। 15 दिन की इंतजारी के बाद अपलेंट्स ने स्थानीय मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जिसमें 2 प्रकार के सेक्शंस लगाए गए। एक तरफ तो 138 NI एक्ट था, उसके साथ 141 और 142 NI एक्ट भी लगाया गया था तथा दूसरी ओर इसी में सेक्शन 420, 418, 417, 403, 409 और 406 IPC भी शामिल किया गया था। मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेनेंट को देखा, एविडेंस का एफिडेविट लिया, सुना और इस केस का कॉग्निजेंस ले लिया। सभी आरोपियों को समन्स जारी कर दिया। इस समनिंग के विरुद्ध रेस्पोंडेंट्स ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और क्वैशिंग के लिए याचना की। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स की याचना स्वीकार करके इस केस को क्वैश कर दिया। क्वैशिंग करते समय हाई कोर्ट का कहना था कि कंप्लेनेंट अपलेंट ने ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं दिया है रिकॉर्ड के ऊपर कि अक्यूज्ड रेस्पोंडेंट इस मामले में अभियोग चलाए जाने के दोषी साबित हो सकते हों। हाई कोर्ट के इस ही ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस प्रकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसे पार्टनर की देनदारी या लायबिलिटी की बात थी और जिसको लेकर विवाद था कि वह चेक दिए जाने की तारीख से पहले ही पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो चुका था, इसलिए चेक दिए जाने के मामले में उसकी देनदारी नहीं बनती है, अतः उसके खिलाफ अभियोग को क्वैश कर दिया जाए। केस का नाम है रिया बावरी वर्सेस मार्क अलेक्जेंडर डेविडसन। क्रिमिनल अपील नंबर 2510 से लेकर 2552 तक थी ये 2023 की, जो SLP क्रिमिनल नंबर 7483 से लेकर 7525 ऑफ 2022 में अराइज हुई थी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इसे 23 अगस्त 2023 को, यानी कि अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सब चेक्स का जायजा लिया। ये 22 चेक्स जो थे अलग अलग दिए गए थे और ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो मकान के अलग अलग हिस्से थे उनके मालिकाना हकों वाले शिकायतकर्ताओं को दिए गए थे।
जैसे ही ये वाले चेक्स बैंक में लगाए गए तो बैंक ने सभी को फंड्स इनसफिशिएंट कहते हुए लौटा दिया कि खाते में पैसा नहीं है। और इसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने कानूनी चरण पूरे किए। वहां के स्थानीय मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को समन कर दिया और उसके बाद जो भी हुआ वह सब ऑन रिकॉर्ड है, आप जानते ही, हमने बताया अभी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हाई कोर्ट ने क्वैशिंग पिटीशन को स्वीकार करते हुए रेस्पोंडेंट्स का यह आर्गुमेंट स्वीकार कर लिया है कि वह पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो चुका है और इसकी रिटायरमेंट डीड 1/4/2018 को जारी कर दी गई थी। इसमें चेक्स की डेट याद है ना आपको, 11/7/2015 थी और यह जो रिटायरमेंट डीड थी ये 2018 की थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है यह आर्गुमेंट कानूनी रूप से माना जा सकने वाला आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या कोई रिटायरमेंट डीड तैयार हुई थी जो 11/4/2018 की बता रहे हैं, और कब हुई थी उसका क्या नतीजा निकला था। यह बात ट्रायल के दौरान एविडेंस के द्वारा साबित की जाएगी तो ही उस पर यकीन बन पाएगा। जैसे कि रेस्पोंडेंट ने कहा है, पब्लिक नोटिस भी दिया गया था, तो यह बात भी एविडेंस पर ही निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें फैक्ट्स कुछ और हैं तथा उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जिस पब्लिक नोटिस की बात की जा रही है कि रेस्पोंडेंट ने अखबार में निकलवा दिया था, वह पब्लिक नोटिस 9 फरवरी 2022 को फर्म की तरफ से निकलवाया गया था, जो कि कंप्लेंट के फाइल किए जाने, मजिस्ट्रेट द्वारा समनिंग किए जाने और यहां तक कि हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन के दाखिल किए जाने के बाद निकलवाया गया था। तो इससे तो इस कथित पब्लिक नोटिस की नियत पर भी सवाल पैदा हो रहा है कि इसको निकालने का मकसद क्या था। तो ऐसे में इसका पूरा एविडेंस लिया जाना चाहिए। बिना एविडेंस के ही इसको स्वीकार करके हाई कोर्ट ने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह स्थापित कानून है कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पार्टीज के द्वारा लगाए गए एविडेंस पर निर्भर करता है। इस केस में रिस्पोंडेंट पर विशेष आरोप है कि वह किरायानामा बनाए जाते समय फर्म में एक पार्टनर था, इसीलिए वह देनदारी के केस में पार्टी बनाया जाना जरूरी है। बल्कि सही ढंग से देखा जाए तो जिस दिन चेक जारी किया गया उस दिन भी वह फर्म में पार्टनर ही था, तो इसलिए भी उसे केस में पार्टी रहना चाहिए। कोर्ट्स द्वारा सेक्शन 482 CRPC की शक्तियों का प्रयोग वहीं किया जाना चाहिए जहां रिकॉर्ड पर आया हुआ साक्ष्य अकाट्य हो और संशयहीन हो, जिससे यह सिद्ध होता हो कि चेक के साथ उस पार्टनर का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस केस में इतना अकाट्य और संशयहीन एविडेंस नहीं है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग को क्वैश कर दिया और ऑर्डर दिया कि इस केस में इन आरोपियों के ऊपर पूरा ट्रायल किया जाए, जिससे सारी बातें स्पष्ट हो पाएं और फिर जैसा भी एविडेंस दोनों पार्टीज की तरफ से दिया जाए उसी के मुताबिक रिलीफ दिया जाए। यहां आप यह देखेंगे कि जैसा शुरू से होता आ रहा है कि एविडेंस को मैनेज कर सकने वाले लोग कोर्ट में यह एविडेंस दिखाकर कि जब चेक दिया गया था तो उस समय वे लोग पार्टनर ही नहीं थे, हमेशा डिस्चार्ज ले जाया करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे संदेहास्पद मामलों में डिस्चार्ज ना देकर, क्वैश ना करके ट्रायल चलाया जाए और उसके बाद जजमेंट से फैसला किया जाए। जो व्यक्ति काफी लंबे समय से इस 138 NI एक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट शुरू से लेकर अब तक इस कानून का दायरा बढ़ाता चला आ रहा है। मूलतः यह कानून चेक देने वाले के खाते में पैसा ना होने पर भी चेक दे देने वालों के खिलाफ बनाया गया था। इसीलिए इसमें फंड्स इनसफिशिएंट की बात कही गई है कि जब खाते में पैसे ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फंड्स इनसफिशिएंट के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे मामले भी जोड़ दिए, जैसे स्टॉप पेमेंट का मामला भी अब 138 के दायरे में आता है। सिग्नेचर्स डिफर करें तो भी वह 138 के दायरे में आता है। रेफर टू ड्रॉअर करके यदि बैंक ने कोई नोट दिया हो तो वह भी इसी 138 के मामले में आ जाएगा। जो चेक्स गिवन इन सिक्योरिटी होते हैं उन पर भी अब वह प्रोटेक्शन लागू नहीं रही। ड्रॉअर was not a partner, ऐसा तर्क देने वाले पार्टनर्स को भी अब कोई सुरक्षा इस केस के बाद से नहीं मिलने लगेगी। कुल मिलाकर यह है कि चेक किसी भी आधार पर यदि बाउंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए और देखा जाए कि वह क्यों बाउंस करवाया गया है
अब तो एक ही कानून दिखाई देता है कि यदि चेक दिया गया है तो पैसा भी देना ही पड़ेगा। इस तरह सब व्यूअर्स जो चेक देते हैं और चेक लेते हैं कानून से वाकिफ हो जाएं और कानून को तोड़ने से बचें, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप कानून का आदर करते हैं तो कानून आपका आदर करता है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।